अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस्पायरेंट। टुडे आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं फिर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फिजिक्स पास पेपर जो कि हाइड किया था KPPSC 2018 में। हम 1 से लेकर 12 तक जो MCQs पहले अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। उसे हम कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। our first MCQ is the consumption of energy by 60 watt bulb in 2 सेकंड। यानी पहले हम इस MCQ को समझने की कोशिश करते हैं कि द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी ऑफ 60 वाट बल्ब, यानी एक बल्ब है जिसकी पावर है 60 वाट और जो कि 2 सेकंड का टाइम ले रहा है। सो उसके हमें एनर्जी को रिलेट करनी है कि वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। सो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन गिवन है 120 जूल, 60 जूल, 0.02 जूल एंड 30 जूल। सो हमने इनमें से जो है सॉल्व करके निकालेंगे कि हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या चीज गिवन है। सो इसको देखा जाए तो हमारे पास पावर गिवन है, टाइम गिवन है और हमने एनर्जी को रिलेट करनी है। तो हम लिख लेते हैं W is equal to 60 वाट और टाइम हमारे पास है 2 सेकंड का। हमने फाइंड करनी है एनर्जी। आपको पता होना चाहिए कि वर्क और एनर्जी दोनों आपस में इक्वल होते हैं क्योंकि दोनों का यूनिट होता है जूल। सो हम पर रिलेट करते हैं पावर इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय T। आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर। सो वर्क हमारे पास कितना है, सॉरी हमने वर्क रिलेट करना है तो वर्क इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई T। वर्क हमारे पास है, पावर हमारे पास 60 वाट, टाइम है 2 सेकंड। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 120 जूल। सो देख सकते हैं कि हमारे पास ये कौन सा ऑप्शन है। तो ये हमारे पास बनते हैं फर्स्ट ऑप्शन 120 जूल। सो मूव टुवर्ड नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट में हमारे पास आ रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। सो आपको पता होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे सिंपल टाइम पीरियड होता है जिसके फार्मूला होता है T = 2 पाई √L/g। वो यूज नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास ये 2 पाई क्यों आता है? 2 पाई बेसिकली हमारे पास आता है जब एक सर्कल एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा होता है तो वो बेसिकली 2 पाई या 1 रिवॉल्यूशंस को बोलते हैं जो कि होती है 360 के इक्वल। सो हम फार्मूला लगा देते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि जब हम बात करेंगे टाइम पीरियड फॉर एन एंगुलर टाइम पीरियड फॉर एन सर्कुलर मोशन तो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो कि होती है हमारे पास F जो कि हमारे पास W is equal to 2 pi F। So as we know that frequency is equal to 1 by T। इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो 2 pi 1 by T। T is equal to 2 pi by W। So our right option is D। So we are going to move for next slide। Next MCQ था dimension of coefficient of viscosity, यानी हमने viscosity की dimension निकालनी है। So dimension निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका ऐसा यूनिट बताना चाहिए। तो हमारे पास viscosity है तो पहले हम viscosity का फॉर्मूला निकाल लेंगे। एक फॉर्मूला था viscosity का F is equal to 6 pi nRV। यहाँ पे जो n stand for eta, हम इस eta पढ़ते हैं। बेसिकली ये है coefficient of विस्कोसिटी। हम विस्कोसिटी को डायमेंशन को किसी भी फॉर्मूले से रिलेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है eta का, eta is equal to F into L A into V। सो हम किसी फॉर्मूले को ऐड कर लेते हैं। ये फॉर ड्रैग फोर्स है और ये फॉर विस्कोसिटी है। दोनों में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है लेट्स सपोज हम इसको यूज कर लेते हैं और डायमेंशन को रिलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसमें देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज यूज हो रही है। हमारे पास में यूज हो रही है फोर्स, तो फोर्स की डायमेंशन को रिलेट कर लेते हैं। तो फोर्स की डायमेंशन को रिलेट करने के लिए पहले हमें फोर्स का फार्मूला बताना चाहिए। अब हमारे पास फोर्स होता है m into a, मास की डायमेंशन होती है a और a एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन बनेगी Lt-2। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो वेरिएबल है वो लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में। सो उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? कैपिटल है। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट चीज है एरिया। एरिया के बाद फॉर्मूला बनता है लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में और विड्थ को आल्सो मीटर में। तो मीटर बिकम मीटर का स्क्वायर। सो एज वी नो द डायमेंशन ऑफ मीटर इज लेंथ, सो इट्स बिकम L स्क्वायर। सो डायमेंशन ऑफ A इज L स्क्वायर। लास्ट वन इज V स्टैंड फॉर वेलोसिटी का जो कि हमारे पास यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। सो इसकी डायमेंशन बन जाएगी L T-1।
अब हमारे पास फोर्स की डायमेंशन आ गई है, हमारे पास लेंथ की डायमेंशन आ गई है, एरिया की डायमेंशन आ गई है और वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई है। इसमें पुट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या बनेगी। सो हमारे पास सबसे फर्स्ट चीज है फोर्स। फोर्स की हमारे पास डायमेंशन आती है m/l/t-2। नेक्स्ट चीज थी हमारे पास लेंथ। लेंथ की डायमेंशन आ रही थी l और एरिया की डायमेंशन थी हमारे पास l का स्क्वायर और लास्ट वन वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन आ रही थी l/t-1। सो l into l basis the same power going to add up. So l square can cancel out, t-1 cancel out t-2. So remaining thing is m t-1 and l. When we transfer l upward side, so it's become m is equal to l-1, m-1 or t-1. So dimension of viscosity become length inverse, meter inverse and time inverse. So our first option is right, but we have done one mistake here. Look at this mass dimension m. So this power is e plus. So first option is right. Now moving toward next slide. Next slide. What is this? According to equation of continuity, the constant is equal to dash. Basically, why we use equation of continuity? Equation of continuity is used for fluid rate. As we read earlier that suppose we having pipe. The pipe at lower end having lower diameter. And the pipe at here is higher diameter. So हमने इसमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे पानी का प्रेशर है, तो पानी का प्रेशर यहाँ पे बेसिकली फ्लो, इसका फ्लो रेट यहाँ पे कम होगा और यहाँ पे इसका फ्लो रेट ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे पाइप का डायमीटर जो है कम है और एरिया से ज्यादा है। जब डायमीटर कम होगा एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर लेस होगा और यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा। सो हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में डील करते हैं फ्लूइड फ्लो रेट को, कि फ्लो मतलब कि हमारे पास फ्लूइड किस रेट से फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है द पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट लाइज। हमें पता होना चाहिए कि एसी और डीसी में फर्क है। हमारे पास एसी सर्किट स्टैंड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी स्टैंड फॉर डायरेक्ट करंट। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि एसी और डीसी में फर्क। तो एसी बेसिकली हम यूज कहां करते हैं और हम डीसी कहां यूज करते हैं। एसी बेसिकली हमारे पास यूज होता है जितनी हमारी होम अप्लायंस होती हैं, यानी घर में हमारे पास जितनी चीजें यूज होती हैं या इंडस्ट्रीज में, उसमें हम एसी को यूज करते हैं। और डीसी बेसिकली डीसी की मेजर एग्जांपल हो जाती है जो हमारे पास आती है बैटरी के अंदर हम यूज करते हैं डीसी को। सो आपसे पूछे कि हमारे घरों में जो लाइट यूज होती है वो कौन सी होती है, एसी या डीसी, तो हम कहेंगे वो एसी होती है। सो अब लिखा हुआ है द पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट लाई बिटवीन। तो हम एसी सर्किट की अब हम डायग्राम को डील कर लेते हैं। तो एसी सर्किट हमारे पास कुछ नहीं होता है क्योंकि अल्टरनेट पाथ कवर कर रहा होता है। पहले पॉजिटिव एम्पलीट्यूड होता है फिर नेगेटिव एम्पलीट्यूड होता है। लेकिन डीसी हमारे पास जैसे हमारे पास सेल होती है, सेल में डायरेक्ट करंट आ रहा होता है, वो कहीं से करंट ले रहा नहीं होता, उसमें कोई डायग्राम नहीं रहा होती है, उसमें वोल्टेज क्या होता है कम होते हैं। जो हमारे पास डीसी होता है उसका मैक्सिमम वोल्टेज आई थिंक 12 वॉट होता है। और आपने देखा होगा एसी सर्किट जो हमारे पास यूज होता है वॉकडा वाले बनाते हैं वो होते हैं 132 केवी। तो पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो पावर फैक्टर हमारे पास देखा जाए इस डायग्राम की मदद से, तो हमारे पास यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1 होता है। लेकिन जब हम डील करते हैं पावर फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए, तो हमारे पास यहाँ पे -1 का स्क्वायर लेंगे, वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो हम कहेंगे कि पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट लाई बिटवीन 0 and 1। एमसीक्यूज 18 हमारे पास था कि एक इंडक्टिव सर्किट है, वेयर इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस
इंक्रीज, यानी हमारे पास एक इंडक्टिव सर्किट है, अगर उसकी इंडक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज करेंगे तो सर्किट का करंट क्या डिक्रीज होगा और पावर फैक्टर में क्या फर्क पड़ेगा। तो हम पहले एक इंडक्टिव सर्किट ड्रा कर लेते हैं। तो हमारे पास एक इंडक्टिव सर्किट ड्रा कर लेते हैं, तो उसके लिए नोट्स ओपन कर लेते हैं। तो पहले एक इंडक्टिव सर्किट ड्रा कर लेते हैं। ये इंडक्टर लगा दिया, दिमाग से इंडक्टर आ गया। अब मैंने इंडक्टेंस फाइंड करनी है। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है XL = ओमेगा L। XL बेसिकली हम इसको वेयर करते हैं ओहम में। तो ओहम लॉ से हम फॉर्मूला निकालते हैं। ओहम लॉ होता है V = IR। सो फर्स्ट टाइम हमारे पास क्या होता है इंडक्टिव सर्किट ड्रा कर लिया, फिर इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज करेंगे। जब इंडक्टेंस को इंक्रीज करेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो सर्किट का करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैसे? जैसे हमारे पास आ रहा है V IR। देखिए मैं इंडक्टिव सर्किट की बात करूं तो V IXL हो जाएगा। सो जब यहां पे x मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके हो जाएगा डिवाइड। तो इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि XL और I के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, यानी अगर XL इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगा, या करंट इंक्रीज होगा तो XL डिक्रीज होगा। सो पावर फैक्टर को फाइंड करना है तो पावर का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, P IV। तो हम रिलेशनशिप देख सकते हैं पावर और करंट के दरमियान। तो पावर और करंट आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप में, यानी अगर करंट डिक्रीज होगा तो पावर भी आल्सो डिक्रीज होगी। तो हमारे पास बी ऑप्शन इज राइट। सो मूव टुवर्ड नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हमारे पास 3 RLC सीरीज सर्किट विद सेम वैल्यू, हमें मेंशन ये सीरीज है पैरेलल है तो हम हमारी मर्जी विद सेम वैल्यू ऑफ L C एंड रेजिस्टर, यानी हमारे पास एक RLC सीरीज सर्किट है, यानी इसमें यानी मेरे पास उसमें रेजिस्टर है, इंडक्टर और कैपेसिटर कनेक्टेड है, मेंशन नहीं है सीरीज में या पैरेलल, तो हम इनको सीरीज में लगा लेते हैं। यानी मैंने रेजिस्टर लगा लिया एक, फिर उसके साथ इंडक्टर लगा लिया, फिर कैपेसिटर लगा लिया विद एन एसी सोर्स। अब इसको बोलेंगे RLC सीरीज सर्किट। ये आ गया वैरिंग रेजिस्टर ऑफ वैल्यू R, यानी अब इसको हम जब मेजर करेंगे तो ये जब इसको ये इंडक्टेंस है, जब इसको मैं मेजर करूंगा तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाएगी, ये हो जाएगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका यूनिट भी ओम हो जाएगा, इसका यूनिट भी ओम हो जाएगा और ये पहले का ओम है। अब इन तीनों की कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं इंपीडेंस, यानी हमारे पास इंपीडेंस होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस प्लस कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो हमारे पास क्या गिवन है, R हमारे पास है RLC X की जगह हमारे पास क्या आ गया 2R और X की जगह हमारे पास क्या आ गया 3R। हैविंग सर्किट क्वालिटी फैक्टर Q, यहां पे होगा Q1 Q2 एंड Q3 रिस्पेक्टिवली रिलेटेड बाय। अब हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास ये भी रेजिस्टेंस में, ये भी रेजिस्टेंस में, ये भी रेजिस्टेंस में, तो हम देखेंगे इसमें हमारा 4 कैसे किसके इक्वल होगा। तो 4 का फॉर्मूला था Q CV। हमारे पास वोल्टेज आ रहा है तो वोल्टेज का रिलेशनशिप निकालने के पहले V IR, यानी वोल्टेज और रेजिस्टेंस के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो वोल्टेज आल्सो इंक्रीज होगी। तो देखा जाए तो हमारे पास 3R, तो 3R की हमारे पास होगा चार्ज होगा। इसी तरह हमारे पास अगर हम बात करें 2R का, 2R तो उससे कम हो जाएगा जो कि हो जाएगा 2Q, और अगर हम सिंपल बात करें R की जिसके लिए हो जाएगा Q। सो हमारे पास कौन सा ऑप्शन इक्वल है, इसमें देखा जाए तो Q1 Q3 रॉन्ग हो गया। Q1 ग्रेटर नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास ग्रेटर जो है सबसे वो Q3 है, ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड वन पे जाए तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो थर्ड वाला है। नाउ मूव टुवर्ड नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है द बिहेवियर ऑफ रेजिस्टेंस इज फ्रीक्वेंसी, यानी हमारे पास बेसिकली बात हो रही है कि जो है रेजिस्टेंस क्या वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। तो हम इसकी निकाल लेते हैं कन्वर्शन। तो हमने जैसे पढ़ा X of L, X of C और R, इन तीनों की यूनिट होता है हमारे पास ओम में। तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करता है, तो हमारे पास लेट्स सपोज X of L का फॉर्मूला लेते हैं। तो X of L is equal to ओमेगा L, ओमेगा स्टैंड फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि होती है 2 पाई f और l, यानी x of l is equal to 2 पाई f और l। बाकी सारे वेरिएबल को मैं कांस्टेंट कंसीडर करूं तो xl is proportional with f,
यानी अब देखा जाए तो इसमें लिखा होता है कि द बिहेवियर ऑफ रिसीविंग फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है या रिमेन सेम है। तो हमने रिलेशनशिप में देखा कि एक्स सर डिपेंड करे फ्रीक्वेंसी पे, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए। नाउ मूव टुवर्ड नेक्स्ट स्लाइड। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि फॉर एन आरसी सर्किट, हमारे पास एक आरसी सर्किट है जिसको हम ड्रा कर लेते हैं। ये रेजिस्टेंस होगी, ये कैपेसिटेंस होगी और ये एसी सोर्स होगी। हमेशा याद रखना कि एसी सोर्स हमारे पास होती है जो पाकिस्तान में होती है वो 220 सिंगल फेज बोलते हैं, और जो पाकिस्तान में नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। और ये कैपेसिटेंस, एक चीज याद रखना कि कैपेसिटेंस और बैटरी दोनों के सिंबल तकरीबन इक्वल हैं। फर्क इस चीज का कैपेसिटेंस का सिंबल इस तरह होता है और बैटरी का टर्मिनल बड़ा होता है, टर्मिनल छोटा होता है। अब जो कैपेसिटेंस होते हैं, दूसरा डिफरेंस में क्या है कि कैपेसिटेंस को डिफर करते हैं किसी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल से, लेकिन जो बैटरी केस में क्या होता है, बैटरी केस में डिफर नहीं करते। बैटरी केस में प्लस और माइनस होता है, कोई नोड कंसीडर करे, दूसरा कैथोड कंसीडर करे, जो चार्ज फ्लो होने देता है। तो हम कैलकुलेशन करते हैं कि हमने फॉर एसी सर्किट करंट, लीड और वोल्टेज। तो एक चीज याद रखें, करंट, लीड और लैग की बात हो रही है तो बेशक आरसी सीरीज सर्किट हो, आरएलसी सीरीज सर्किट हो या आरएल सर्किट हो, दो तीनों में करंट और वोल्टेज एक दूसरे को लीड और लैग कर रहे होंगे बाय 90 डिग्री। सो इसमें हमारे पास है कि हमने फॉर एन आरसी सर्किट करंट, लीड और वोल्टेज उसकी इक्वेशन निकालनी है थीटा के रिस्पेक्ट से। तो हम पहले इसकी डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। तो जब भी हम डायग्राम ड्रा करेंगे तो करंट हमारे पास आ जाएगा हमेशा एक्स एक्सिस पे और वोल्टेज हमारे पास आ जाएगा वाई एक्सिस पे। नेक्स्ट चीज है हमारे पास तीन चीज होती है आर, एल और सी। तो हमेशा रेजिस्टेंस आता है सीरीज में और कैपेसिटेंस और रिएक्टेंस हमारे पास रहती है वाई एक्सिस में और रेजिस्टेंस एक्स एक्सिस में। तो अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन बनता है कि लेट्स सपोज हमारे पास आर एल सी सर्किट होगा। आर एल सी सर्किट होगा तो करंट हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस में। तो हमने बात की थी कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस आएगी वाई एक्सिस में। तो अब जो है लेट्स सपोज मेरे पास आरएलसी सर्किट आ गई तो मैं क्या एक्स को एक्स एक्सिस में रखूंगा या क्या एक्स ऑफ एल को रखूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि एक्स ऑफ सी आ जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस में और एक्स ऑफ एल आ जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस में, नेगेटिव वाई एक्सिस में। सो हमारे पास जो हमारी इक्वेशन यूं पर में थी कि यहां पे आ रहा था करंट यानी रेजिस्टेंस, यहां पे आ रहा था x of l, सॉरी x of c। अब मैं tan का फॉर्मूला लगा देता हूं जो कि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल से लगाते हैं, जो हम पहले पढ़ते थे कि सम पीपल हैव कर्ली ब्लू हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। उसके मुताबिक थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां पे क्या है, परपेंडिकुलर यहां पे हमारे पास है x of c के इक्वल आ रहे हैं और बेस r की इक्वल है। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो थीटा tan वेरिएबल लेंगे, tan का इनवर्स xc डिवाइडेड बाय r हो जाएगा। अब हमें x of c की वैल्यू यहां पुट करनी है। यहां पे हमारे पास ओमेगा c लिखी है तो हमें x of c की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हम निकाल लेते हैं। हमारे पास अभी क्वेश्चन में हम यूज करें x of c स्टैंड फॉर इंडक्टिव कैपेसिटेंस। तो हमने कैपेसिटेंस कैलकुलेट करें तो x of c इज इक्वल टू होता है 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा c। इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं tan थीटा x of c हमारे पास इसी को ले रहा है 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा c और r। आपने ऑप्शन दिखा देते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। सो हमारा राइट ऑप्शन इज सेकंड वन। अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में कि द डिवाइस इन व्हिच इंड्यूस्ड ईएमएफ इज स्टैटिकली इंड्यूस्ड, यानी हमारे पास ऐसी कौन डिवाइस होती है जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ स्टैटिक होती है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर, मोटर और नन ऑफ दीस। तो अगर आपको कोई एमसीक्यू दिया तो उसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि लेट्स सपोज मेरे पास जो हमारे पास इंड्यूस द डिवाइस इन व्हिच इंड्यूस्ड ईएमएफ स्टैटिकली इंड्यूस्ड। अब ईएमएफ की बात करें तो हमारे पास दो डिवाइस से ज्यादातर यूज होती है, एसी जनरेटर और मोटर।
और लास्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा टर्मिनेट, क्योंकि हमारे पास एसी भी यूज हो रही होती है और मोटर भी यूज होती है। तो ऐसी कोई डिवाइस होती है जो उसमें स्टैटिकली इंड्यूस हो जाती है, ये यूज होती है, ये यूज होती है, इसमें स्टैटिक नहीं हो सकती, ये इसमें मूवमेंट आ रही होती है। यानी जो हमारे पास एसी जनरेटर और मोटर के केस में हमारे पास कभी भी इंड्यूस ईएमएफ जो है वो जीरो नहीं होगी, वो कोई ना कोई वैल्यू दे दी होगी। तो हमारे पास जो इसमें लास्ट ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, क्योंकि हमें जो ज़हन में है तो हमने इसका रिलेशन का जिक्र किया है कि ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, तो फिर लास्ट में ये बढ़ जाएगा। Now move to the next slide, जिसमें लिखा हुआ है कि which of the following quantity remain constant in step of transformer। एक चीज याद रखना कि ट्रांसफार्मर के एमसीक्यूज बहुत दफा आते हैं, यानी अगर आपका पेपर हो या आपका कोई भी टेस्ट हो उसमें ट्रांसफार्मर का एमसीक्यूज लाजमी आता है अगर आपकी फिजिक्स से रिलेटेड कोई टॉपिक है। अब ट्रांसफार्मर दो किस्म के होते हैं, फर्स्ट वन इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर and the second one is step down transformer। अब ये ट्रांसफार्मर की दो डिफरेंट टाइप है। अब ये दोनों टाइप आपस में डिफरेंट किस बात पे होती है? बेसिकली डिफरेंट होती हैं अपने वोल्टेज सोर्स के मुताबिक, यानी इसके अब ट्रांसफार्मर के अंदर हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल होती है और एक सेकेंडरी कॉइल होती है। प्राइमरी के मुताबिक उसको नंबर ऑफ टर्न होती है प्राइमरी की, और इस तरह सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न होती है। तो अब जब हम बात करते हैं स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर की, यानी स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर की सबसे पहले एप्लीकेशन लिख लेते हैं। अब स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर की एप्लीकेशन पूछ जाए तो आप पूछ जाए कि स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर की जरूरत है, तो लेट्स सपोज जब पाकिस्तान में बिजली जनरेट की जाती है वो होती है तरबेला से 132 केवी होती है। अब जो वापडा वाले थे उसको स्टेप अप कर लेते हैं और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 500 केवी। मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास थोड़ी बिजली है उसको कन्वर्ट कर दी आपने, तो उसको बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ये बहुत कॉस्टली होते हैं, ये खाली इंडस्ट्री में यूज होता है। अब सेकंड आ जाता है स्टेप डाउन। अब स्टेप डाउन की एप्लीकेशन है किधर यूज होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मीन के वोल्टेज को डाउन करके देना। लेट्स सपोज जो हमारे घरों में वोल्टेज आता है वो होता है 220, लेकिन जो हमारे लेट्स सपोज जो हमारे आम के सिंपल लेवल के चार्जर जो होते हैं, जो हमारे घर में चार्जर होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है 5 वोल्ट। तो अब ट्रांसफार्मर मतलब कि जो हमारे चार्जर के अंदर लगा होता है अडाप्टर के अंदर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है जो कन्वर्ट कर रहा होता है 220 को 5 वोल्ट में। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि which of the following quantity remain constant in step up transformer। तो अगर हम देखें तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमारे पास अब कौन सी क्वांटिटी यूज होती है पहले देख लेते हैं। तो हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज यूज होती है, क्योंकि हम लिखते हैं कि P is equal to IV। जब वोल्टेज यूज हो तो पावर भी यूज हो रही होगी। तो जब हम इसका रिलेशनशिप निकाल रहे हैं P डायरेक्ट रिलेशनशिप विद I, तो इसमें एक चीज जो है वो कांस्टेंट है जो कि I है। I को मैं कांस्टेंट कह रहा हूं तो I इसमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। तो ऐसी कोई भी डिवाइस जिसमें जो है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कोई चीज कांस्टेंट होती है उसको बोलते हैं करंट है। बाकी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जब हीट होती है, हीट उसके अंदर बिल्ट-इन लगे होते हैं, वैक्यूम क्लीनर लगा होता है जो ट्रांसफार्मर के अंदर लगा होता है। लेट्स सपोज अगर ट्रांसफार्मर हीट अप हो जाए तो उसके अंदर वैक्यूम होता है जो कि हीट को फैलने नहीं देता, उसको खुद ही बुझा देता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड जो कि हमारी है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देखो एक और क्वेश्चन आ गया ट्रांसफार्मर का कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है हैविंग ट्रांसफार्मर रेशियो, उसकी रेशियो गिवन है व्हाट इज वोल्टेज इन सेकेंडरी वोल्टेज इन प्राइमरी। यानी हमारे पास एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी वोल्टेज हमारे पास गिवन है और नंबर ऑफ टर्न गिवन है। हमने फाइंड करनी है सेकेंडरी वाली। तो ट्रांसफार्मर के हर क्वेश्चन में खाली एक समझ होता है जो कि होता है n of s divided by n of p is equal to vs divided by v of p। अब n of s stand for number of turn of secondary और n of p stand for number of turn of primary। इस तरह v of s stand for voltage of secondary और V of P stand for voltage of primary। एक चीज जो मैं बताना भूल गया कि हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप अप डाउन ट्रांसफार्मर को डिफर कैसे करेंगे।
कि आइदर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है कि आइदर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो अगर सेकेंडरी का वोल्टेज ग्रेटर होगा प्राइमरी से तो उसको बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और स्टेप डाउन में क्या होता है, अगर प्राइमरी का वोल्टेज ग्रेटर हो जाए सेकेंडरी से उसको बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो क्वेश्चन हमारे पास टर्न रेशियो गिवन है। टर्न रेशियो कितनी है 3:2, यानी Ns into Np हमारे पास गिवन है 3:2। उसके बाद वोल्टेज ऑफ प्राइमरी, वोल्टेज सेकेंडरी में फाइंड करें, सॉरी वोल्टेज सेकेंडरी वी आर गोइंग टू फाइंड, एंड प्राइमरी कितना है, V प्राइमरी इज इक्वल टू 30 वोल्ट। सो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं जो कि हमने लिखा था, N of S डिवाइडेड बाय N of P हमारे पास आ रहा है 3/2। V of S हमने फाइंड करना है और V of P हमारे पास कितना है 30 वोल्ट। अब ये 30 से डिवाइड होता है तो जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो V of S is equal to 3 multiply 30 divided by 2, 2 1 2, 2 15 है 30, और 15 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, और वोल्ट है, वोल्ट क्या होगा V। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है 45 वोल्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, जो कि हमारे पास है एडी करंट। एडी करंट इज प्रोड्यूस इन व्हेन, मतलब एडी करंट कब प्रोड्यूस होता है, तो एडी करंट की जो फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है कि मेटल इज केप्ट इन वेरी मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पे V यूज हो रहा है, V स्टैंड फॉर, जो कि हमें कंफ्यूज कर रहा है, V स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अब एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है जब भी किसी सर्किट में चार्ज फ्लो करा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। देखिए मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होती है, तो जब भी हमारे पास कोई कॉइल होगी, कोई कॉइल नहीं मतलब कि इंडक्टेंस होगा, इंडक्टर की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। जब उसको चेंज करेंगे तो उसकी वजह से मतलब लेट्स सपोज ये मेरे पास एक मतलब कि कॉइल है, जैसे कि किसी मटेरियल को लेके जाऊंगा, बेशक इसे टच नहीं करूंगा तो इससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इसकी छोटी सी एग्जांपल ये होती है कि जब हमारी टीवी चल रही होती है तो टीवी के करीब अगर हम कोई स्टील की चीज लेके आते हैं, लेट्स सपोज हमारी टीवी है तो उसके करीब हम स्टील का ग्लास लेके आए तो उसमें डिस्टॉर्शन आ रही है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेट लगा होता है, वो जो हमारे पास ग्लास की फील्ड होती है उनको अट्रैक्ट कर रहा होता है और स्क्रीन में डिस्टॉर्शन आ जाती है। तो अपने टॉपिक पर आ जाते हैं कि एडी करंट कब प्रोड्यूस होता है। मेटल इज केप्ट वेरी मैग्नेटिक फील्ड, मेटल इज केप्ट इन स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर कॉइल प्लेस्ड इन स्टेडी फील्ड, या करंट इज पास थ्रू अ सर्कुलर कॉइल। यानी हमारे पास हमेशा याद रखें कि एडी करंट तब प्रोड्यूस होता है जब मैग्नेटिक फील्ड स्टेडी हो। तो हमारे पास इसमें ऑप्शन बना है सेकंड वाला कि मेटल इज केप्ट स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो मेटल है वो स्टेडी एक लगातार मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। ये तो हमारा जो है वो केपीपीएससी के सेकंड टेस्ट के सेकंड पार्ट। तो जो नेक्स्ट पार्ट है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।